हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 का हमारा फ्लेक्सिबिलिटी मेथड का प्रॉब्लम नंबर 9 देखने वाले हैं। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 हमारा फ्रेम का है। लास्ट 2-3 प्रॉब्लम भी हम लोगों ने फ्रेम पे लिए है ना, तो एग्जाम में जनरली फ्रेम के प्रॉब्लम आते हैं ना। तो देखो अभी ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, सब में पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। लास्ट के प्रॉब्लम में क्या था, एनालाइज द बीम था, है ना। अब ये वाले प्रॉब्लम में क्या बोला है हम लोग को, ये वाले प्रॉब्लम बोला कि एनालाइज द बीम एंड ड्रॉ बीएमडी, है ना। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, वो भी कैसी वाली, नेट बीएमडी बनाना है हम लोग को, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है और बीम को एनालाइज भी करना है ना। तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एनालाइज करना मतलब क्या है। एनालाइज करना मतलब सब में पहले हम लोग देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट दिया है और हमको ये वाला डायग्राम गिवन है, ये वाला, है ना। ये वाला टॉप वाला ये डायग्राम गिवन है, ये 1 2 3 ये डायग्राम और ये ब्लॉक हम लोगों ने खुद बनाया है ना। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले बना के रखा है। ओके, तो देखो, तो अभी हम लोग को ये वाला डायग्राम गिवन है और हम लोग को क्या बोला है, एनालाइज द बीम एंड ड्रॉ नेट बीएम डायग्राम या बीएमडी ड्रॉ करना है हम लोग। ओके, तो अभी ये वाला डायग्राम दिया है, तो इससे हमको ये 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। कैसे 3 डायग्राम बनेंगे, सब में पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालना पड़ेगा, डीएस की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। फ्रेम के लिए डीएस का क्या फॉर्मूला है, फ्रेम के लिए डीएस का फॉर्मूला देखो 3m प्लस आर माइनस 3j प्लस ए। अब यहां पे देखो m4 मेंबर्स है ना। अब इसमें कितने मेंबर्स है, मेंबर्स देखो ए बी और बी सी 2 ही मेंबर है, तो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 2, राइट। अब देखो आर मतलब क्या, आर मींस रिएक्शंस। अभी कितने रिएक्शंस होंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो फिक्स एंड है, फिक्स एंड पे कितने रिएक्शन होते हैं, एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक मोमेंट रहेगा, है ना। यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट पे कितने होते हैं, 2, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5, है ना। तो टोटल रिएक्शंस कितने हैं यहाँ पे, रिएक्शंस है 5 और J4 जॉइंट्स, कितने जॉइंट्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है ना, 1 2 3 3 जॉइंट्स है। तो जॉइंट्स है 3 और A इज फॉर इंटरनल हिंजेस। कोई इंटरनल हिंजेस है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो A की वैल्यू क्या है, 0, है ना। तो A की वैल्यू है 0। तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। देखो 3 इंटू एम फॉर मेंबर, कितने मेंबर, 2 है, 3 इंटू 2 प्लस आर, रिएक्शंस कितने हैं, 5, माइनस, अब देखो 3 इंटू जे कितना है, 3 है, मतलब 3 इंटू 3, ये तो 0 है, इसको लिखा है ना लिखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर टोटल कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। मतलब जो डीएस का वैल्यू, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी 2 आ गया, मतलब हम लोग को क्या करना है, ये जो 5 रिएक्शंस है इसमें से कोई भी 2 रिएक्शंस को हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है ना। तो क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, फिक्स सपोर्ट वाले जो रिएक्शंस है उसको हम लोग हाथ नहीं लगाते, इसको छोड़ के जो रिएक्शंस है, अब इसको छोड़ने के बाद कितने रिएक्शन बचे, यहाँ पे 2 रिएक्शन बचे है ना, यहाँ के हिंज सपोर्ट के 2 रिएक्शन बचे है ना। तो ये जो हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट के 2 रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, है ना। तो जब भी हम लोग यहाँ से ये हिंज सपोर्ट को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ के 2 रिएक्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो जब भी ये 2 रिएक्शन एलिमिनेट हो रहे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट असाइन करते हैं, है ना। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट लगाएंगे ना। एक तो ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट रहेगा और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट रहेगा, है ना। डायरेक्शन कोई भी दे दो आपके मन की, है ना। जब आंसर आएगा पॉजिटिव आया तो वही डायरेक्शन रखना है, नेगेटिव आया तो डायरेक्शन चेंज कर देना है, बस इतना ही करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 कोऑर्डिनेट असाइन करेंगे, ये हिंज सपोर्ट को हटा दिया और यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट असाइन किया, इसको नंबर दे दो, है ना। ये वाला है हमारा कोऑर्डिनेट नंबर 1 वर्टिकल और ये वाला है हमारा कोऑर्डिनेट नंबर 2, है ना। तो डीएस की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट रख दिए, तो हमारा प्रॉब्लम अभी सिंपल हो गया ना। तो जैसा हम लोग को प्रॉब्लम में ऑलरेडी कोऑर्डिनेट दिया वाला रहता है ना, तो उस टाइप का प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो अब कोऑर्डिनेट हमको मिल जाते हैं तो हम लोग ये 3 डायग्राम बना सकते हैं इजीली, है ना। कैपिटल एम, M1 और M2 डायग्राम आएंगे, है ना। तो अब देखो 2 कोऑर्डिनेट है तो M1 M2 आएगा, है ना। और यहाँ पे वर्टिकल लोडिंग है, यूडीएल है ऊपर से, है ना। तो ऊपर से यूडीएल है या वर्टिकल लोडिंग है, कोई ना कोई लोड है, इसके लिए कैपिटल एम डायग्राम भी आएगा, है ना। तो कैपिटल एम डायग्राम में क्या होता है, कैपिटल एम डायग्राम में कोई कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, है ना। और हिंज सपोर्ट को तो हम लोगों ने हटा दिया, डीएस की वैल्यू मिली हम लोग को, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लोडिंग नहीं, वर्टिकल लोडिंग क्या है, यूडीएल है 10 किलोन्यूटन पर मीटर का, एबी स्पैन पे उतना आ गया, बाकी इधर सी पॉइंट पे कुछ नहीं, है ना।
फिर देखो M1 डायग्राम, M1 डायग्राम में क्या रहेगा, M1 डायग्राम में कोई वर्टिकल लोडिंग नहीं रहेगी। M1 M2 ये दोनों डायग्राम में कोई वर्टिकल लोडिंग होती है क्या, नहीं होती है ना। तो M1 डायग्राम में क्या रहेगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट नंबर 1 क्या है, वर्टिकल फोर्स है ना, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स। यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेगी 1 किलो न्यूटन, क्योंकि हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट लोड मेथड यूज करेंगे, है ना। और वैसे ही M2 डायग्राम में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट नंबर 2 जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है। सेम डायग्राम बना देना है, सिर्फ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक फोर्स बताना है और उसका भी वैल्यू कितना रहेगा 1 किलो न्यूटन, बिकॉज यूनिट लोड मेथड। ओके, अब देखो, अब हम लोग को समझ में आया कि यहां तक हम लोग के डायग्राम बन गए, कैपिटल M डायग्राम बना, M1 बना, M2 बन गया, राइट। तो अब हम लोग को ये टेबल बना लेना है। टेबल में क्या है, स्टार्टिंग के 3 कॉलम कॉमन होते हैं ना, जोन, लिमिट एंड ओरिजिन। जोन कितना है, जोन देखो CB एंड BA, CB BA जोन है, राइट। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है, लिमिट लेना होता है। अब लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट मतलब वैल्यू ऑफ CB एंड वैल्यू ऑफ BA। अभी BA का जो वैल्यू है, BA का वैल्यू तो हमको पता है 4 मीटर है ना, लेकिन CB का डिस्टेंस कितना हमको पता है क्या, हमको नहीं पता। CB का डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता है ना। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, ये 2 मीटर है और ये वर्टिकल 4 मीटर, ये पता है, लेकिन ये BC जो है ये हम लोग को नहीं पता है ना। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा ऐसे, है ना। देखो ध्यान से देखो, ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है। ओके, ये यहाँ पे एंटर है, ये वाला ट्राइंगल बन गया हमारा यहाँ पे, है ना। अब ट्राइंगल में हमको BC का डिस्टेंस चाहिए। देखो ये वाला डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ये वाले ट्राइंगल को देखेंगे, है ना, तो ये वाले ट्राइंगल को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये इस ट्राइंगल का ये क्या है, ये इसका डायगोनल है ना, और ये 2 अदर साइड्स है। तो पाइथागोरस का थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या बोलता है पाइथागोरस का थ्योरम, यहाँ पे इसको नाम दे देंगे हम लोग D, है ना। इन ट्राइंगल BDC, है ना, BDC में क्या होगा, BC ये जो क्या है इसका डायगोनल, BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, है ना। तो यहां से BC का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट BD स्क्वायर। BD का डिस्टेंस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस DC का डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर। तो यहां से BC का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 4.47 मीटर, है ना। कितना मिल गया, 4.47 मीटर, है ना। तो ये वाला वैल्यू मिल गया हम लोग को 4.47, है ना। तो ये इसका डिस्टेंस है 4.47 मीटर BC, है ना। तो यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे, 0 to 4.47, बराबर। और AB का तो हम लोग को ऑलरेडी दिया है 0 to 4। और ओरिजिन क्या लेंगे हम लोग, ओरिजिन कभी भी A को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन लोड्स है ना, जो हम लोग को पता नहीं है, जो लास्ट में मिलेंगे हम लोग को, है ना। तो इसके लिए कभी भी ओरिजिन A को नहीं लेना है, C और B को लेना है। ओके, तो पहला इसमें BC में ओरिजिन रहेगा C और AB में ओरिजिन रहेगा B, राइट। अब कैपिटल M, M1 और M2 3 डायग्राम है, इसके लिए 3 कॉलम आ गए। अब ये तीनों कॉलम को हम लोग को फिलअप करना है ना। तो उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कर लेते हैं, ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा थीटा, है ना। क्योंकि अभी तक के जितने प्रॉब्लम लिए हम लोगों ने, वहां पे किधर भी इंक्लाइन कॉलम आया था क्या, सॉरी इंक्लाइन मेंबर आया था कि BC जो मेंबर है ये कैसा है, इंक्लाइन है। एक तो मेंबर हॉरिजॉन्टल था या फिर मेंबर कैसा था, वर्टिकल था। इंक्लाइन मेंबर अभी तक नहीं आया था, है ना। तो इंक्लाइन मेंबर आने के बाद ये वाला एंगल हम लोग को पता होना जरूरी है, ये थीटा। ओके, तो ये थीटा कितना रहेगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। तो यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसका थीटा का अपोजिट क्या है 4 मीटर और एडजेसेंट क्या है 2 मीटर। तो 4/2 मतलब कितना आ गया 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 कितना आ गया 63.43, राइट, 63.43 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल मिल गया हम लोग को थीटा 63.43, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, राइट, 63.43। अब देखो, अब एंगल भी हम लोगों ने निकाल दिया। एंगल का आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं बताता हूँ क्या काम है, राइट। देख अब क्या करना है, अब हम लोग को कैलकुलेशंस करना है और ये कॉलम्स को फिलअप करना है फटाफट, ताकि हम लोग को क्या मिले, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मिल जाए, है ना। फिर उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे, है ना। तो चलो तो करते हैं। सब में पहले क्या करते हैं, सब में पहले कॉलम्स के कैलकुलेशंस करते हैं। इसको अभी मैं रफ कर देता हूँ, ये वाला पार्ट। अभी सब में पहले क्या करेंगे, M1 कैलकुलेशन करेंगे, कैपिटल M का कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले कैपिटल M डायग्राम देख लेंगे। तो कैपिटल M
है ना। ये वाला कैपिटल एम का कैलकुलेशन करते समय क्या रहता है, कैलकुलेशन क्या रहता है, कंसिडरेशन हमारा अपवर्ड फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव और जो फोर्सेस डाउनवर्ड जाएंगे इनका मोमेंट क्या रहेगा, नेगेटिव, बराबर। अब पूरा फोकस रहेगा यहाँ पे कैपिटल एम डायग्राम पे, राइट। अब कैपिटल एम डायग्राम में सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, ओरिजिन क्या है, सी है, ओरिजिन सी है, मतलब ये सी बी में बी से पहले, है ना, बी से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे, ये रहेगा सेक्शन हमारा एक्स एक्स, राइट, और यहां से इतना डिस्टेंस रहेगा एक्स, बराबर, ओके। अब देखो, अब यहां से इतना डिस्टेंस रहेगा एक्स। अब सेक्शन बीसी में हम लोग को क्या करना है, सेक्शन बी टू सी में कहां से मूवमेंट लेने वाले हम लोग, इस पॉइंट से। अब इसके आगे सी पॉइंट पे कोई लोड है क्या, सी पॉइंट पे कोई भी लोड नहीं है ना, तो सी पॉइंट पे कोई लोड नहीं है, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मूवमेंट हो जाएगा जीरो, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मूवमेंट जीरो, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, सेक्शन हमारा ए बी, तो सेक्शन ए बी में ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है बी, ओरिजिन है बी, मतलब ए से पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सेक्शन ले लेना पड़ेगा, यहाँ पे इधर किधर सेक्शन ले लेंगे हम लोग, दिस इज आवर सेक्शन एक्स एक्स। अब यहां से इतना डिस्टेंस रहेगा एक्स, यहां तक का डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस एक्स, बराबर। अब ये जो पॉइंट है यहां से राइट साइड में हम लोग को मोमेंट लेना है। अब यहां से राइट में देखो, यहां तक क्या यूडीएल है ना, लेकिन हम ए टू बी स्पैन का टोटल यूडीएल लेंगे क्या, नहीं, है ना। हम लोग कौन सा यूडीएल लेंगे, ये पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, एक्स, है ना। तो देखो, और ये फोर्स कैसा है, यूडीएल का फोर्स डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स मतलब मोमेंट क्या आएगा, नेगेटिव, तो सब में पहले यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूं, है ना। अब फोर्स देखो, यूडीएल का फोर्स कितना है, 10 किलोन्यूटन का यूडीएल है, और स्पैन कितना है यूडीएल का, एक्स स्पैन है ना, बट टोटल 4 मीटर का स्पैन नहीं रहेगा, सिर्फ यहां से आगे ले रहे ना हम लोग, तो इतना ही स्पैन रहेगा, एक्स स्पैन, तो 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स किया मैंने, तो ये क्या हो गया, ये यूडीएल का सिर्फ फोर्स हो गया, है ना, ये क्या हुआ, यूडीएल का फोर्स हो गया। अब यूडीएल कभी भी कहां पे एक्ट होता है, यूडीएल स्पैन के हाफ में एक्ट होता है, तो यूडीएल का स्पैन कितना है, यूडीएल का स्पैन है एक्स, तो ये कहां पे एक्ट होगा, यूडीएल का फोर्स एक्स के हाफ में, एक्स का हाफ मतलब एक्स बाय टू, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा इंटू एक्स बाय टू, राइट। अब देखो 10 बाय टू क्या आएगा, 10 बाय टू आएगा -5, है ना, और x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5x स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -5x स्क्वायर, राइट, ये आ गया -5x स्क्वायर, बराबर। अब देखो कैपिटल एम का कॉलम भर गया। अब ऐसे हम लोग को M1 और M2 का कॉलम भी फिलअप करना है। अब देखो कैपिटल एम का कॉलम थोड़ा सा इजी था, अब M1 M2 के कॉलम के लिए हम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी होने वाली। सब में पहले M1 का कॉलम कंप्लीट करेंगे हम लोग, देखो क्यों, क्योंकि कैपिटल एम के कॉलम के लिए सी पे कोई लोड नहीं था, अब यहाँ पे M1 और M2 के लिए सी पे लोड्स है ना। और सब में बड़ी दिक्कत क्या है, सब में बड़ी परेशानी क्या है कि ये जो कॉलम है बीसी, जो मेंबर है बीसी, ये इंक्लाइंड है ना। अब सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग को कोई भी जो मेंबर है, अभी तक हम लोगों ने देखे मेंबर वर्टिकल था, फोर्स वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल थे, मतलब जो भी ये मेंबर था, ए बी बी सी जो भी मेंबर था, ये मेंबर को परपेंडिकुलर फोर्स थे, ये तो मेंबर हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल था, मेंबर हॉरिजॉन्टल तो फोर्स भी हॉरिजॉन्टल था, है ना, या फिर मेंबर वर्टिकल था, फोर्स हॉरिजॉन्टल था, फोर्स वर्टिकल था, ऐसा था ना। तो कभी भी जो मेंबर का जो मेंबर जो था वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल था, और फोर्सेस भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल थे, मतलब इसके परपेंडिकुलर थे इसको, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे M1 डायग्राम M2 डायग्राम में, तो यहाँ पे देखो फोर्स हॉरिजॉन्टल है लेकिन ये इंक्लाइंड है, ये इसको परपेंडिकुलर है क्या, है ना। इसको परपेंडिकुलर कब होता, जब ये फोर्स ऐसा होता है ना, ये एंगल 90 डिग्री होता है ना, या फिर ये फोर्स क्या होता है, ये ऐसा होता है ना, ये पॉइंट में से पास होता है, इसको पैरेलल होता। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी पैरेलल टू द मेंबर और इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मेंबर, है ना, तो तभी क्या कर सकते हैं हम लोग, मोमेंट इजीली ले सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये जो फोर्सेस है, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर ये वर्टिकल फोर्स है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। कोई भी जो फोर्स है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। उसको दो कोऑर्डिनेट में हम उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। हम लोगों ने सीखे ना मैकेनिक्स में Fx Fy दो कंपोनेंट होते हैं ना,
हॉरिजॉन्टल कंपाउंड, वर्टिकल कंपाउंड। एफएक्स कंपाउंड क्या होता है, जहां से उसका एंगल हमको पता है वो एफएक्स हो जाता है, और दूसरा कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपाउंड एफवाई, है ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वही सेम टेक्निक करना है। हम लोग को समय पहले इसको ये लाइंस में डिवाइड कर दो, राइट। अब ये वाला जो मेंबर है इसकी लाइन इधर आ रही है, ओके। अब देखो, अब जो ये 63.63 जो 43 जो एंगल मिला हम लोग को, ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला थीटा, बराबर। अभी जो सी पॉइंट का जो कैलकुलेशन है, सी पॉइंट का डायग्राम मैं इधर सेपरेट निकाल देता हूं ताकि हम लोग को इजी चला जाए, है ना। यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, जो हमारी काम की चीज है उसको मैं फोकस करूंगा। ए पॉइंट बी और ये यहाँ का पॉइंट सी है ना। अभी सी पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे अच्छे से तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे जो अभी एंगल को डिवाइड करना है हम लोग को, राइट। और एक ये जो लाइन जा रही है इसको जाने दो ऐसे ही, और एक लाइन जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर लेके जाएंगे। जो भी मेंबर है हमारा, ये लाइन मेंबर को पैरेलल हो गई। अब एक लाइन जाएगी जो मेंबर को कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, राइट। अब एक लाइन जो रहेगी वो कैसी रहेगी, वो मेंबर, ये वर्टिकल लाइन रहेगी, राइट। अब अपने को जो थीटा मालूम है, ये जो एंगल निकाला हमने 63.43 है ना, पाइथागोरस का थ्योरम यूज किया और एंगल का वैल्यू निकाला। तो ये कौन सा वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला है ना, दिस इज थीटा 63.43, बराबर। अब मुझे बताओ, अब ये जो है, ये दोनों के बीच में का, ये जो ग्रीन लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है ऊपर जा रही है, दोनों के बीच में का एंगल कितना है, ये दोनों के बीच में का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। क्योंकि ये ऐसे देखिए, अभी नोटबुक को थोड़ा सा टिल्ट करो, है ना, ये जो कैमरा है ना, इसको ऐसा थोड़ा सा वर्टिकल कर दो तो आपको समझ में आएगा। ये वाली लाइन वर्टिकल दिखेंगी और ये ग्रीन वाली लाइन हॉरिजॉन्टल दिखेंगी, है ना। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। तो उसी तरह से ये वाला एंगल कितना हो गया, दो लाइन में का एंगल हो गया 90 डिग्री, है ना। अब अपने को पता है, देखो 90 डिग्री एंगल है ये दोनों लाइन में का एंगल 90 डिग्री है ना। अब ये वाला एंगल 63.43 रहेगा, अगर ये वाला एंगल 63.43 रहेगा, ये इतना एंगल है ना, तो ये एंगल कितना रहेगा, ये टोटल 90 है दोनों के बीच में, है ना। तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा 90 माइनस, ये वाला जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90 माइनस 63.43, है ना। अब 90 में से 63.43 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, देखो 90 में से 60 निकालेंगे कितना बचेगा, 30, है ना। तो 30 में से अब ये कितना हो जाएगा, 26.57 आएगा नियर अबाउट, है ना, 26.57 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये वाला एंगल कितना बच गया, 26.57, है ना, क्योंकि दोनों के बीच में का एंगल 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, अब ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, और ये वर्टिकल लाइन, है ना, ये जो ब्लू वाली वर्टिकल लाइन है और ब्लैक वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों के बीच में का एंगल भी कितना है, 90 है, बराबर। अब देखो, अब ये दोनों के बीच में का एंगल 90 है, तो अब ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो ये ग्रीन लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन और ये वर्टिकल ब्लू लाइन, ये दोनों के बीच में का एंगल 90 है, और ये यहां से इतना कितना है, ये है 26.57। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, देखो वापस 90 माइनस 26.57, देखो 90 में से 26.57 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 63.43 डिग्री मिलेगा, ओके। अब वापस वैसे ही, है ना, ये एंगल मिल गया अपने को, ये एंगल कितना मिल गया, 63.43। अब अगेन देखो, ये ग्रीन लाइन और ये वाली ब्लू लाइन, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये दोनों के बीच में अगेन 90 है ना। तो फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल वापस क्या हो जाएगा, 90 माइनस 63.43, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जब ऐसा तुम लाइन अप बना दोगे तो यहाँ का एंगल जो है, यहाँ का एंगल जो 63.43 है, तो उसके बाद एक एंगल तुम छोड़ोगे तो वापस ये एंगल कितना आएगा, 63.43। अब इसके बाद ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये रहेगा वापस 26.57, है ना। अगेन ये वाला एंगल कितना रहेगा, फिर ये वाला अगेन हो जाएगा 63.43।
फिर ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये हो जाएगा 26.57 बराबर। उसके बाद ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला अगेन हो जाएगा 63.43 है ना। और ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, ये रहेगा 26.57 बराबर। तो समझ में आया। अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला 26 जहां पे इसको हटा दो, तो अब तुमको क्या समझ में आ रहा है, अब तुमको दिख रहा है कि देखो अल्टरनेट एंगल्स है ना। ये पहला वाला एंगल 63.43 है, उसके बाद का एंगल छोड़ेंगे तो वापस ये 63.43, उसके बाद ये वाला एंगल छोड़ेंगे तो वापस ये एंगल कितना है, ये एंगल 63.43 है, फिर ये वाला एंगल छोड़ेंगे तो ये वाला एंगल वापस 63.43 है ना। मतलब एक के बाद एक एंगल छोड़ते जाएंगे हम लोग तो सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि ये सब लाइन कैसे है, ये सब लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, ये लाइंस कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है लाइंस, है ना। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये वैल्यू नहीं लिखते हुए मैं थीटा लिखता हूं सिर्फ, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए समझने के लिए, है ना। तो अभी इसको मैं फिर प्रॉपरली ये वैल्यूज लिख देता हूं रफ करके, थोड़ा इसको अच्छे से कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये समझ में आ जाएगा ना तो आगे का इजीली समझेगा, क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम में आगे का सब हम लोगों ने किया है, वो सब इजी है, वैसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं है ना। लेकिन ये नया है, ये समझना जरूरी है ना। ओके, तो अब देखो ये वाला एंगल हमारा थीटा था, है ना। थीटा मतलब कितना, 63.43 है। देखो ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो इसके बाद का ये एंगल छोड़ेंगे तो ये वाला एंगल वापस थीटा हो जाएगा, इसके बाद ये एंगल छोड़ेंगे तो ये वाला एंगल वापस थीटा हो जाएगा, इसके बाद यहां से इतना एंगल छोड़ देंगे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा कितना है, 63.43 है ना। और थीटा छोड़ने के बाद जो एंगल बच रहा है वो कितना रहा है, 26.57, 90 में से माइनस कर लेना। ओके, तो अब अपने को ये एंगल्स मिल गए, है ना। अब क्या करना है, अब देखो ध्यान से, अब ये यहाँ पे हमारा जो फोर्स है ये कैसा है, ये फोर्स है हमारा वर्टिकल, ये वाला फोर्स है हमारा वर्टिकल, है ना। यहाँ पे ये वर्टिकल फोर्स है हमारा 1 किलो न्यूटन का। अब इसको मुझे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। कौन से कंपोनेंट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब ये जो लाइन है, ये जो इंक्लाइन लाइन है बीसी की, ये बीसी के लाइन को एक तो पैरेलल होना चाहिए और एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। अब मुझे एंगल कौन सा पता है, मुझे यहां से इतना एंगल पता है ना, कौन से लाइन से, हॉरिजॉन्टल हरी लाइन जो दिख रही है ना, ग्रीन लाइन, वहां तक का एंगल पता है। अब अपने को पता है कोई भी फोर्स से जिस लाइन तक का एंगल हमको पता होता है वो कौन सा कंपोनेंट बनेगा, वो बनेगा कंपोनेंट कॉस का, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा ऐसा वर्टिकल, ये कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये कंपोनेंट कैसा है, देखो ये इसको परपेंडिकुलर हो गया है ना। ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू आ जाएगा 1 cos थीटा। थीटा मतलब 63.43, है ना। अब cos क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये फोर्स से यहां तक का एंगल हमको पता था थीटा है ना। ये एंगल, यहां तक का एंगल पता है क्या अपने को, नहीं पता है। अब जहां तक का एंगल हम लोग को नहीं पता है वो कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, ये कंपोनेंट बन जाएगा साइन का, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 sin थीटा, है ना। क्या आ जाएगा, 1 sin थीटा आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे फोर्स के। देखो जो हमारा फोर्स था उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको रिजॉल्व कर दिया, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट बन गए यहाँ पे, है ना। देखो एक ऐसा जो कंपोनेंट आ गया जो इसको परपेंडिकुलर है ना, और दूसरा वाला कंपोनेंट आ गया जो इसको पैरेलल है। और जो वर्टिकल फोर्स था वो तो चला गया है ना, तो उसको क्योंकि हम लोगों ने उसको रिजॉल्व कर दिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 sin ऑफ 63.43, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 cos ऑफ 63.43 बराबर। अब यहाँ पे दो फोर्स बच गए, है ना। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा कितना है, 4.47 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाला हम लोगों ने, डिस्टेंस कितना आया था, 4.47 है ना, सीबी का डिस्टेंस ये 4.47 है ना। अब इसको ऐसे टिल्ट कर दो, है ना। ये समझ में आया, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझ में आ गया ना, अब ये भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो अब क्या करना है हम लोग को, अब इसको ऐसे टिल्ट कर देना है। अब इसको मैं ऐसे टिल्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बीसी को मैं निकालता हूं सिर्फ, है ये यहाँ पे बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये वाला तुम्हारा आ गया भाई वर्टिकल फोर्स। देखो ध्यान से देखो, तुम कैमरे को ऐसे ही करना, ये इसको देखना, सिर्फ बीसी बता रहा हूं मैं। ओके, ये वर्टिकल फोर्स क्या बन गया हमारा, ये वाला है हमारा 1 cos ऑफ 63.43, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जा रहा है अंदर की तरफ, ये क्या हो गया, 1
साइन ऑफ 63.43। इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस है 4.47, है ना, ये बीसी स्पैन का, राइट। समझ में आया? ये वाला आ गया। अब देखो, अब हम लोग जो करते हैं जनरल वही प्रोसीजर आएगा हमारा सेक्शन के लिए। अब सेक्शन पे जाना है हम लोग को, ये कॉलम कंप्लीट करना है M1 वाला, है ना। तो M1 का कॉलम कंप्लीट करने के लिए सब में पहले क्या है? CB, है ना। तो ये लो, ये यहाँ पे C पॉइंट है हमारा, है ना। तो CB में देखो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है हमारा C, ओरिजिन हमारा C है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हम लोग क्या करेंगे, B से पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ऐसी, बराबर, जैसे M, कैपिटल M के लिए क्या आता? सेम। अब यहां से इतना डिस्टेंस रहेगा हमारा x, ये अब इस पॉइंट से मोमेंट लेना है ना। अब सेम देखो यहाँ पे मैं करके बताता हूं, यहाँ पे इजी जाएगा। ये सेक्शन हमारा x है, बराबर। अब यहां से इतना डिस्टेंस है हमारा x। अब इस पॉइंट से मोमेंट लेना, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट से मोमेंट लेना, ये डिस्टेंस x है। अब देखो ये वाला जो फोर्स है 1 sin 63.43, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स कहां से जा रहा है? पॉइंट में से जा रहा है। तो इसका मोमेंट तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मोमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा, ये जीरो हो गया, है ना। अब ये वाला फोर्स वर्टिकल, ये पॉइंट में से नहीं जा रहा, तो इसका मोमेंट आएगा, बराबर। अब यहाँ पे देखो ये वाला फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट में से जा रहा है, तो इसका मोमेंट जीरो हो गया। अब बचा वाला कौन सा फोर्स? ये वाला वर्टिकल फोर्स है, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे देखो सेक्शन CB के लिए सब में पहले क्या लिखूं मैं? पॉजिटिव। वैल्यू कितनी है फोर्स की? 1 cos 63.43, बराबर। अपवर्ड फोर्स है, पॉजिटिव आया, वैल्यू लिख दिया प्लस में। अब इसका डिस्टेंस कितना है? देखो ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? x है। तो इंटू क्या आ जाएगा? x, इंटू क्या आ गया? x। ये वाला फोर्स तो पॉइंट में से पास हुआ, जीरो हो गया, है ना। तो ये वाला फोर्स देखो अपवर्ड था, है ना, अपवर्ड घूम रहा है, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, मतलब है पॉजिटिव, है ना। और इसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से x है ना। समझ में आया ये? तो वैल्यू कितनी आ गई? 1 cos 63.43 इंटू x। अब देखो 1 cos 63.43, 1 cos 63.43 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.45। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू कैलसी में निकाल लो, कितना आ गया? 0.45 इंटू x, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लिख देंगे पहले कॉलम में, कितनी आ जाएंगी? ये वैल्यू आ जाएगी 0.45 0.45 इसकी वैल्यू, 1 cos 63.43 की वैल्यू 0.45 इंटू x। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू पॉजिटिव में। समझ में आ गया ये? अब देखो, अब सेकंड सेक्शन के लिए क्या है? सेकंड सेक्शन एकदम इजी है। सेकंड सेक्शन तो हमारा रेगुलर का है ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक सेक्शन आ जाएगा, ये है हमारा x सेक्शन। अब यहां से इतना डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x, राइट। अब देखो, अब क्या करना है? अब अपने नेचुरल डायग्राम पे आ जाओ। नेचुरल डायग्राम जो था हमारा, ये वाला, ये मिटा देना है। जो हम लोगों ने रिजॉल्व किए थे, जो अभी यहां तक किया था, इसको सब भूल जाओ, इसको हटा देता हूं, है ना, ताकि अब ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आए, है ना। अब देखो हम लोग को अभी इसके लिए रिजॉल्व करना है, क्योंकि ये तो मेंबर हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर है। हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है। सिर्फ हमको किसके लिए जरूरत है थी? BC के लिए, है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स कैसा था ऑलरेडी? यहाँ पे हमारा वर्टिकल फोर्स था 1 किलोन्यूटन का। ये देखो, ये 1 किलोन्यूटन का फोर्स था अपवर्ड, बराबर। अब देखो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स के लिए मोमेंट क्या आता है? पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे देखो सेक्शन BA के लिए क्या लिखूंगा मैं? +1 अपवर्ड फोर्स है। अब देखो यहां से इसका डिस्टेंस देखो, ये यहां तक x है ना। अब ये पॉइंट से यहां से इतना डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 2 मीटर, है ना। यहाँ पे दिया देखो, ये डिस्टेंस 2 मीटर है। ये कितना है? ये डिस्टेंस है हमारा 2, ये 2 है। और इसके आगे यहां से मोमेंट लेना है हम लोग, हाँ, यहां से मोमेंट लेना। तो ये यहां से इतना डिस्टेंस कितना है? ये है हमारा x, है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? देखो पॉइंट यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 + x, है ना। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स हमारा वर्टिकल है। जब भी फोर्स वर्टिकल रहेगा तो डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? x, और ये 2, यहाँ तक x है और इसके आगे क्या है? 2 है। तो x + 2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x + 2। देखो 1 × x + 2 मतलब क्या हो जाएगा? सिंपली x + 2, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? वही आएगा। तो x + 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x + 2। समझ में आ गया ये? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये समझ में आ गया। अब जाते हैं हम लोग M2 की तरफ।
M2 डायग्राम के लिए जाएंगे। अब M2 डायग्राम के लिए भी क्या करना है हम लोग को, सब में पहले क्या करते हैं हम लोग, सब में पहले सेक्शन बीसी का एबी का कर लेते हैं ना, सेक्शन एबी कर लेंगे, इजी हो जाएगा, फिर बाद में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा हम लोग, क्योंकि ये बीसी के लिए जैसा इसके लिए किया था वैसे सेम। तो देखते हैं, अभी देखो यहाँ पे ये फोर्स हॉरिजॉन्टल, सब पहले सेक्शन ए बी ले लेंगे, नीचे वाला सेक्शन बी ओरिजिन है ना, तो बी ओरिजिन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे सेक्शन एक्स एक्स, यहां से बी तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा एक्स, राइट। अब ये वाला फोर्स है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, जब भी फोर्स हॉरिजॉन्टल होता है, मोमेंट किस पॉइंट से लेंगे, यहाँ पे पॉइंट है मोमेंट का, है ना, मोमेंट का पॉइंट यहाँ पे है ना। अब ये फोर्स है हॉरिजॉन्टल, है ना, अब जब भी फोर्स हॉरिजॉन्टल रहेगा तो डिस्टेंस क्या देखेंगे हम लोग, डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, है ना। अब डिस्टेंस वर्टिकल मतलब यहां से इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, यहां से इतना, देखो अब देखो सी से ऊपर तक का डिस्टेंस कितना है, ये 4 मीटर है ना, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, फोर्स हॉरिजॉन्टल, डिस्टेंस वर्टिकल, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, बराबर। तो क्या हो जाएगा 1 into 4, देखो फोर्स अपवर्ड है, अपवर्ड रहने की वजह से क्या आएगा पॉजिटिव, तो 1 into 4, अब 1 into 4 मतलब क्या आ जाएगा सिंपल 4, है ना। तो यहाँ पे नीचे आ गया 4, क्योंकि एबी सेक्शन के लिए कर रहे हैं हम लोग पहले ना, क्योंकि बीसी के लिए क्यों कर रहे हैं, पहले बीसी को रिजोल्व करना पड़ेगा इसको, है ना। तो इसके लिए ये नीचे का क्या आ गया 4 आ गया, बराबर। अब देखो अब क्या करना है अपने को, अब इंक्लाइन सेक्शन के लिए करना है ना। अब इंक्लाइन सेक्शन के लिए कैसा करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं यहाँ पे, देखो इंक्लाइन सेक्शन के लिए वापस ये सेक्शन एक्स एक्स ले लो, यहां से इतना डिस्टेंस हो गया हमारा एक्स, बराबर, इस पॉइंट से मोमेंट है ना। अब हम लोग को वापस ये हमारा सेक्शन बीसी है, तो इसको हमको परपेंडिकुलर लाइन चाहिए ना, इसको क्या चाहिए, एक तो पैरेलल लाइन चाहिए, तो परपेंडिकुलर लाइन वाला फोर्स चाहिए, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, वापस वही वाला डायग्राम हमारा निकालना पड़ेगा हम लोग को, है ना, जो यहाँ का ये जो पहला डायग्राम निकाला था हम लोगों ने, ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट हमारा सी है भैया, है ना। तो अब क्या करना है, अब इसको सब परपेंडिकुलर पैरेलल सब 90 डिग्री वाले लाइंस निकाल लो, है ना। ये वर्टिकल लाइन भी आ गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई, और ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड करने वाली लाइन भी आ गई, बराबर। अब हमको पता है ये वाला थीटा हम लोगों ने निकाला है ना, ये वाला थीटा कितना है 63.43, है ना। तो अपने को पता है लास्ट टाइम भी देखे हम लोगों ने, तो अल्टरनेट वैल्यूज जो होती है थीटा की वो डालते जाने का। अब ये थीटा के बाद ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है 26.5, तो इसको छोड़ के ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, फिर वापस ये वाले एंगल को छोड़ के ये वाला थीटा, ये वाला एंगल थीटा रहेगा, फिर ये वाले एंगल को छोड़ के ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, बराबर। अब देखो अब अपना फोर्स किधर है, अपना फोर्स है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आउटवर्ड, है ना, मतलब यहाँ पे फोर्स है हमारा, देखो यहाँ पे हमारा फोर्स है, फोर्स ऐसे है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का, है ना। अब इसको मुझे एक ऐसा कंपोनेंट जाएगा, एक ऐसे कंपोनेंट जाएगा ना। अब देखो ये फोर्स से कहां तक का एंगल पता है मुझे, ये लाइन तक का एंगल पता है ना, ये नीचे वाली लाइन तक का एंगल पता है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा कॉस का, है ना। तो नीचे एरो कर दूंगा मैं यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा 1 cos ऑफ 63.43, थीटा के एंगल वैल्यू कितनी 63.43। अब ये फोर्स से ये ऊपर तक के लाइन का एंगल मुझे पता है क्या, नहीं पता है, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कंपोनेंट साइन का, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कंपोनेंट 1 sin 63.43, है ना, 1 sin 63.43। देखो 1 sin 63.43 का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 0.89, है ना। अब 1 cos की वैल्यू की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 0 हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट में से पास होगा सीधा सीधा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये जो फोर्स है, ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स को हटा दो यहाँ से, इसको हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया, है ना। अब यहाँ पे दो फोर्स बचे, कौन से वाले दो फोर्स बचे, एक तो फोर्स जो हमारा नीचे जा रहा है ऐसे, है ना, यहाँ पे आ रहा है नीचे फोर्स, ये वाला फोर्स है हमारा 1 cos 63.43, और दूसरा वाला फोर्स है जो पॉइंट में से इधर ऊपर जा रहा है, दिस इज 1 sin
63.43 है ना, जिसकी वैल्यू 0.89 है, बाद में लेंगे हम लोग ना। तो अब देखो, अब हम लोग को यहां से इससे मोमेंट लेना है ना। तो वापस ये जो बीसी है, बीसी को मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल में आपको समझा के बता देता हूँ। ये पॉइंट बी है, अब तो हम समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हॉरिजेंटल में देख लेते, इजी चला जाता है ना। जिनको नहीं समझ में आया उनको भी समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है हमारा सी। अब देखो ये वाला जो फोर्स है, ये लाइन वाला फोर्स जो ये यहाँ पे फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है हमारा, 1 cos 63.43 वाला है। और जो वर्टिकल फोर्स है ये वाला, ये वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है, ये वाला फोर्स है हमारा 1 sin 63.43। 1 sin 63.43 की वैल्यू है 0.89, कैसे में डाल देना, आ जाएगी वैल्यू है ना। अब देखो समझ में आ गया, बीसी है ये, इसको क्या करना है, थोड़ा सा मोबाइल को ऐसे करके देखो टिल्ट है ना, तो ये वाला दिख जाएगा तुमको डायग्राम है। ये बी के आगे का पॉइंट मैं नहीं निकाला हूं है ना। अब यहाँ पे सेक्शन है हमारा एक्स एक्स, और यहां से इतना डिस्टेंस है एक्स। मूवमेंट लेना है इस पॉइंट से ना। अब इस पॉइंट से मूवमेंट लेंगे, ये वाला फोर्स तो पॉइंट में से पास हो रहा है ना, तो ये 0 हो गया ना, ये वाला फोर्स 0 हो गया है ना। अब बचा कौन सा वाला फोर्स, 1 sin 63.43। अब देखो 1 sin 63.43 का फोर्स कैसा, अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव है ना। तो देखो बीसी के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले +1 sin 63.43 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस देखो यहां से इसका कितना डिस्टेंस है, वर्टिकल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है x, तो इंटू x है ना। अब तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0, ये पूरे की वैल्यू 0.89 x इंटू x आ जाएगा ना। तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 0.89 x है ना। यहाँ की 0.45 ये 0.89 x पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो ये नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव वैल्यू है ना। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए मैंने इसको टाइम लेके समझाया, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आगे का आप लोग कर पाओगे है ना। तो अब देखो, अब ये वैल्यूज कॉलम हमारा पूरा हो गया, तो अब हम लोग को क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कंप्लीट करना है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, डेल्टा, मतलब F11 F22 F12 F21 है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा से है ना। तो डेल्टा की क्या होता है, 2 कोऑर्डिनेट है ना, 2 कोऑर्डिनेट है तो क्या आएगा, F11 आएगा, F12 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, F21 और F22। ये वैल्यूज निकालना है हम लोग को है ना। तो अब देखो अब ये पूरा कॉलम पे डिपेंड है, डायग्राम का काम नहीं है हम लोग को ना, डायग्राम को हटा दो। सब में पहले क्या देखेंगे हम लोग, F11 क्या है फॉर्मूला, 0 to L, 11 मतलब m1 का स्क्वायर अपॉन EI इंटू dx, राइट। अब देखो अब क्या करना है, 1 निकले, सब में पहले 1 अपॉन EI कॉमन निकाल लो, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है ना। अब देखो कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, राइट। तो सब में पहले फर्स्ट लिमिट क्या है, सीबी के लिए लिमिट कितना है, 0 to कितना है, 4.47 है ना। अब देखो हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, पहले M1 और M2 देखना, इसमें कैपिटल M नहीं आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में कैपिटल M नहीं आता है ना। कैपिटल M कब आएगा, डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, डो 1 डो 2 निकालते हैं ना हम लोग, उसमें आएगा है ना। तो ये F1 F2 में कैपिटल M का कोई काम नहीं। F11 के लिए क्या देखेंगे, सिर्फ M1 का पहला वाला वैल्यू कितना है, देखो 0.45x का होल स्क्वायर इंटू dx प्लस सेकेंड लिमिट कितना है, 0 to 4। M1 का सेकंड वैल्यू कितना है, x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू dx। ये डायग्राम की का कोई जरूरत नहीं है, अभी इसको हटा देते हैं यहां से। बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, यहां से हम लोग को F11 की वैल्यू मिल जाएगी है ना। देखते हैं F11 का वैल्यू कितना है, 75.36 अपॉन EI। कैलकुलेट करना है कैलसी में अच्छे से, 75.36 अपॉन EI बराबर। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स भी लिखते चलते हैं, 1 अपॉन EI हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, F11 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 75.36 है ना। यहाँ पे अपॉन EI लिखने की जरूरत नहीं, 1/EI हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, राइट। तो ये F11 मिल गया हम लोग को। अब ऐसे ही हम लोग को F22 F21 F12 ये सब के वैल्यू निकालना है ना। फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, इजी है फॉर्मूले याद रखने के लिए एकदम। जैसा F11 था ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, F22 की वैल्यू निकालना है। देखो F22 का फॉर्मूला क्या रहेगा,
0 to L देखो 2 मतलब m2 का स्क्वायर अपॉन EI इंटू dx, राइट। इक्वेशन क्या हो जाएगी देखो, सब में पहले 1 अपॉन EI कॉमन, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, है ना। पहला लिमिट क्या है 0 to 4.47, m2 का पहला वाला वैल्यू क्या है 0.89, x होल स्क्वायर इंटू dx प्लस सेकेंड लिमिट क्या है, सेकेंड लिमिट है 0 to 4, m2 का सेकेंड वाला वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर इंटू dx, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, पूरा वैल्यू कैल्सी में डालो, EI को मत डालो, बाकी सब वैल्यू कैल्सी में डालो, EI कांस्टेंट रहेगा, जो भी आंसर आएगा है ना उसको डिवाइडेड बाय EI कर देना। देखो F22 का वैल्यू कितना आ गया, F22 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 87.58 अपॉन EI, है ना। चलो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं, कितनी आ गई वैल्यू 87.58, राइट। अब F21 और F12 की वैल्यू निकालना है ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता है F21 और F12 दोनों की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि ये F21 और F12 है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि M2 को M1 से मल्टीप्लाई करो या M1 को M2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर उतना ही आएगा, है ना। तो इसके लिए F21 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 0 to L, देखो 2 into 1 करो या 1 into 2 करो, आंसर वही आएगा। तो M1 into M2 अपॉन ये डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है इंटू dx। चलो इक्वेशन लिख देते हैं, सब में पहले क्या करेंगे 1 अपॉन EI कॉमन, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, पहला वाला लिमिट क्या है 0 to 4.47, देखो M1 का पहला वाला वैल्यू क्या है 0.45x इंटू M2 का पहला वाला वैल्यू कितना है 0.89x, ब्रैकेट में ले लो, इंटू dx, M1 इंटू M2 पहला वाला हो गया, प्लस सेकंड लिमिट कितना है 0 to 4, M1 का सेकंड वैल्यू कितना है x प्लस 2 इंटू M2 का सेकंड वैल्यू है 4 इंटू dx, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो यहां से हम लोग को F21 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ गया वैल्यू, लेट्स चेक आउट, ये वैल्यू मिल गया हमको 75.92 अपॉन EI, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 75.92, इधर भी आ जाएगा 75.92, ये आ गया हमारा डेल्टा, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, है ना। तो इसी तरह से हम लोग को और क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, है ना, जिसको हम लोग डो बोलते हैं ना, डो एल या डो बोलते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स डो एल इज इक्वल टू, अब डो एल निकालना मतलब क्या निकालना है हम लोग को, दो वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है ना, तो डो एल के दो वैल्यू आएंगे ना। तो क्या आएगा डो एल 1 एंड डो एल 2, ये दो वैल्यू निकालना है हम लोग, है ना। अब देखो डो एल 1 और डो एल 2 क्या रहता है, उसका फॉर्मूला क्या है, देखते एकदम सिंपल है वो भी। देखो डो एल 1 और डो एल 2 में कैपिटल एम आएगा, डो एल 1 में क्या फॉर्मूला हो जाएगा 0 to L, सेम। यहां पे क्या आएगा कैपिटल एम, डो एल 1 में भी रहेगा, डो एल 2 में भी रहेगा, है ना। डो एल 1 मतलब कैपिटल एम के साथ क्या आएगा M1 आएगा, है ना, अपॉन EI इंटू dx, और डो एल 2 में क्या आएगा कैपिटल एम के साथ M2 आएगा। चलो इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग, सब में पहले 0 to L, सॉरी सब में पहले क्या है 1 by EI कॉमन निकाल लो, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, राइट। पहला लिमिट कितना है 0 to 4.47, ये वाला आ गया। कैपिटल एम का पहला वैल्यू क्या है 0, है ना। M1 का पहला वाला वैल्यू क्या है इंटू 0.45x, ये तो सारा टर्म जीरो ही होने वाला है ना, क्योंकि जीरो आ गया मतलब सब जीरो, प्लस सेकंड वाला लिमिट कितने है 0 to 4, कैपिटल एम का सेकंड वैल्यू कितना है -5x² इंटू
m1 का सेकंड वैल्यू कितना है x प्लस 2 इंटू डी एक्स, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, राइट। सब कैल्सी में डालो, यहाँ पे डो L1 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी, जनरली माइनस में आती है वैल्यू, है ना। देखो डो L1 का वैल्यू मिल गया हम लोग को माइनस 533.33, माइनस 533.33, ऑब्वियसली ई आई, ये जो यहाँ वाला है वो एज इट इज कॉमन आता है ना। तो ये आ गया हमारा माइनस 533.33 अपॉन ई आई। अब ऐसे ही डो L2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डो L2 के लिए क्या हो जाएगा, डो L2 के लिए सिर्फ यहाँ पे M1 की जगह पे क्या आएगा, M2, फॉर्मूला सेम। चलो तो इसका इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, 1 अपॉन ई आई। पहला लिमिट क्या है, 0 to 4.47, पहला लिमिट। कैपिटल M का पहला वैल्यू क्या है, 0। M2 का पहला वैल्यू क्या है, इंटू 0.89x इंटू डी एक्स प्लस सेकेंड लिमिट है हमारा 0 to 4। कैपिटल M का पहला वैल्यू कितना है, माइनस 5x स्क्वायर। M2 का सेकेंड वैल्यू है 4 इंटू डी एक्स, बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दो। यहां से हम लोग को डो L2 का वैल्यू मिल जाएगा, ये भी जनरली माइनस में ही आता है, तो माइनस 426 कितना आ गया, माइनस 426.67 अपॉन ई आई, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 426.67 अपॉन ई आई, है ना। देखो डो L1 मिल गया, डो L2 मिल गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स मिल गई हम लोग को, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो अब किस चीज की का टाइम है, अब है हम लोग को बीम एनालाइज करने का। बीम एनालाइज करना मतलब क्या करना, ये जो 5 रिएक्शन है, ये पांचों के 5 रिएक्शन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सब में पहले कौन से मिलेंगे, जिसको कोऑर्डिनेट दिया, कोऑर्डिनेट किसको दिया, ये 1 और 2 इसको कोऑर्डिनेट दिया, मतलब ये मिल जाएंगे दोनों, है ना। मतलब ये रिएक्शन है ना, ये VA, ये नथिंग बट दिस इज VA एंड दिस इज VC एंड दिस इज HC, है ना। तो ये VC और HC हम लोग को मिल जाएगा, है ना। तो ये कैसे मिलेगा, ये नथिंग बट क्या आता है, ये P1 होगा, ये P2 होगा, और P1 P2 के वैल्यू यहां से हम लोग को मिल जाएगी। तो यहाँ पे उसके लिए भी हम लोग के पास क्या है, फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, चलो देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा सिंपल है, P इज इक्वल टू डेल्टा इनवर्स, P इज इक्वल टू डेल्टा इनवर्स माइनस डो माइनस डो L, है ना। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस नहीं मल्टीप्लिकेशन है, ओके। तो डो माइनस डो L फॉर्मूला। देखो P की वैल्यू क्या रहेंगी, जितने कोऑर्डिनेट रहेंगे, यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट है, 1 और 2 कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2, ये दोनों की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जाएगा। डेल्टा, डेल्टा मतलब ये पूरा मैट्रिक्स, ये पूरा मैट्रिक्स है ना, और उसका इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे ना। ये पूरे मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, 75.36, 75.92, इधर भी आ जाएगा 75.92, और यहाँ पे कितना है 87.58, इसका इनवर्स कर देना है, राइट। इंटू 1/a रहेगा, राइट। अब देखो, अब इंटू यहाँ पे क्या है, डेल्टा। डेल्टा कब आता है, जब एल्डिंग वगैरह होता है। एल्डिंग यहाँ पे है नहीं, जनरली पूछता ही नहीं एल्डिंग का प्रॉब्लम, तो ये 0 ही रहेगा हमेशा माइनस। अब डेल्टा L मतलब क्या है, कितने कोऑर्डिनेट है, 2 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2। तो यहाँ पे देखो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 आ जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू पुटअप कर देना है। देखो डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी है, देखो माइनस में है वैल्यू, तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग। डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 533.33 अपॉन EI डिवाइडेड बाय डेल्टा L2 की वैल्यू कितनी है, इसकी माइनस 426.67 अपॉन EI, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, राइट। माइनस माइनस में दोनों वैल्यू पुटअप कर दिया। अब इसको अच्छे से कैल्सी में सॉल्व करने का, है ना। कैल्सी में अब सॉल्व करते आना चाहिए तुम लोग, है ना। कैल्सी में अच्छे से वैल्यू सॉल्व करने का।
तो यहाँ पे आपको P1 और P2 के वैल्यू मिल जाएंगे। यहाँ से निगलेक्ट हो जाता है, वो हट जाता है, वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी है, डिवाइडेशन में आया, कैंसिल हो गया है ना। यहाँ पे भी ये है, कैंसिल हो जाता है। तो P1 मतलब ही क्या रहेगा, P1 इज नथिंग बट क्या रहेगा, VC है ना, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट C, इसकी वैल्यू मिलेगी। और P2 इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट C, दैट इज HC, और ये VC की वैल्यू मिल जाएगी। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, देखो P1 की वैल्यू मिल गई हम लोग को 17.12, और ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है ना। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ये वर्टिकल है ना। अगर नेगेटिव आती थी वैल्यू तो वर्टिकल अपवर्ड को हम लोग क्या करते थे, डाउनवर्ड कर देते, डायरेक्शन चेंज कर देना। ओके, और P2 यानी HC की वैल्यू कितनी आ गई, P2 की वैल्यू आ गई -9.96, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो इसकी वैल्यू आई है हमारी -9.96। माइनस वैल्यू आई मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हम लोगों ने जो राइटवर्ड डायरेक्शन दिखाया है ये गलत है। इसका मीनिंग क्या है, जो राइटवर्ड डायरेक्शन है वो गलत है। तो हम लोग को क्या करना है, डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज कर देना है ना। यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्शन को इनवर्ड बता देना इधर, है ना। ये है हमारा HC पे पॉइंट नंबर 2 द P2, राइट। और ये है हमारा VC अपवर्ड जो बराबर है, राइट। तो इसका माइनस हटा के मैं क्या कर देता हूं, ऐसे डायरेक्शन बदल देता है ना, इधर लेफ्टवर्ड। समझ में आया, P1 P2 की वैल्यू मिल गई हम लोग को। अब देखो ये दोनों की वैल्यू मिल, ये वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले, है ना। ये कितना आ गया 17.12, और ये वाला आ गया हमारा 9.96, राइट। अब बाकी के कितने रिएक्शन बचे, ये देखो 1 2 3, ये 3 रिएक्शन बचे। अब ये 3 रिएक्शन को हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस का यूज करना है ना। अब ये बाकी सबकी कोई जरूरत नहीं है, सबको हटा दो, है ना। अब ये दो P1 P2 निकालने के लिए ये सब किया हम लोगों ने ना, तो अब ये सब की जरूरत हमको है क्या, नहीं है। अभी हमको है जरूरत सिर्फ एक डायग्राम की, है ना, जो ये वाली मेन डायग्राम है हमारी। अब M1 कैपिटल M M2 डायग्राम ये सब हटा दो। अब ये टेबल का भी काम नहीं है, टेबल को भी हटा दो यहां से, ये टेबल भी यहां से हटा दो, राइट। तो अभी थोड़ा खुला खुला हो जाएगा तो अच्छे से समझ में भी आएगा। हाँ, तो अब हमारे पास ये वर्टिकल रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है पॉइंट C की। अब हम लोग को ये A पॉइंट के 3 रिएक्शन निकालना है ना। तो यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग वैल्यू लिख देते हैं उसके, है ना, उसके नाम लिख देते हैं तो इजी हो जाएगा। ये पॉइंट A है, तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल वाली रिएक्शन हो जाएगी ये आ जाएगी VA, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वाली रिएक्शन आ जाएगी ये वाली हो जाएगी HA। और ये जो हम लोग मोमेंट बता रहे हैं ना, मोमेंट क्या बताएंगे हम लोग, क्लॉकवाइज बताएंगे यहाँ पे, है ना। तो ये इसको नाम दे देंगे हम लोग MA ना। तो ये तीनों की वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। तो देखो, तो सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले हम लोग समेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 करेंगे, सिंपल। राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अब देखो राइटवर्ड फोर्सेस कौन से यहाँ पे, राइटवर्ड जा रहा है हमारा, कुछ भी नहीं जा रहा है राइटवर्ड, है ना। तो राइटवर्ड कोई है ही नहीं। तो लेफ्टवर्ड क्या जा रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है हमारा HA जा रहा है ना, -HA। और ये क्या जा रहा है, HC जा रहा है, तो -HC, है ना, इज इक्वल टू 0। तो देखो -HA को उधर लेके चले जाते हैं हम लोग, है ना। तो HA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -HC, मतलब -9.96 बराबर, -9.96। अब ये इसका आंसर माइनस में आया है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इसका डायरेक्शन क्या है, चेंज है। तो इसका डायरेक्शन किधर लगाना पड़ेगा हम लोग को, इधर बाहर, है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग, HA की वैल्यू कितनी आ गई, 9.96 किलो न्यूटन। कैसा, ये डायरेक्शन, है ना। तो ये वैल्यू आ गई इसकी 9.96, राइट। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, VA निकालना है। तो VA के लिए क्या करेंगे हम लोग, VA के लिए समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्सेस का कैलकुलेशन करना है अभी। देखो, समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, कंसीडरेशन अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अपवर्ड फोर्सेस देखो कौन से, VA और VC दोनों भी अपवर्ड है। तो VA प्लस VC की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, कितना है 17.12।
देन उसके बाद और अपवर्ड कोई फोर्स है नहीं है ना, मोमेंट तो आएगा नहीं फोर्स में, अपवर्ड फोर्स कोई नहीं। अब डाउनवर्ड फोर्स है यूडीएल का, क्या आएगा माइनस 10 इंटू 4, 10 किलोमीटर का यूडीएल है, कितने स्पैन पे 4 मीटर पे है ना, तो 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग को VA का वैल्यू मिल जाएगा, देखते कितना आ गया VA का वैल्यू। VA का वैल्यू मिल गया हमको 22.88 किलो न्यूटन, ये मिल गया VA का वैल्यू हम लोग को है ना, 22.88 VA मिल गया, HA मिल गया। अब क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है मोमेंट एट पॉइंट A, MA निकालना है ना। तो MA की वैल्यू निकालना है, तो MA की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज मोमेंट, दैट इज नथिंग बट मोमेंट। तो देखो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0। क्या कंसिडरेशन रहेगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। A पॉइंट से मोमेंट लेना है, जो फोर्सेस A पॉइंट में जा रहे हैं VA और HA, ये दोनों का मोमेंट क्या हो जाएगा 0। ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट है ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस MA। उसके बाद देखो यूडीएल कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है A पॉइंट की तरफ क्लॉकवाइज, तो ये भी आ जाएगा प्लस 10 इंटू 4 है ना, ये 10 इंटू 4 का यूडीएल का फोर्स हो गया, कहां पे एक्ट होगा, स्पैन के हाफ में। स्पैन का हाफ मतलब इंटू 4/2 राइट। अब यूडीएल हो गया। अब ये वाला फोर्स ये देखो VC कैसे घूम रहा है, VC देखो कैसे घूम रहा है, ऊपर से जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस, VC की वैल्यू कितनी है 17.12 माइनस इंटू। अब इसका डिस्टेंस देखो, देखो फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस क्या आएगा हॉरिजॉन्टल। ये देखो A पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, ये 4 + 2 कितना हो गया 6 है ना, ये 4 + 2 कितना हो गया 6, तो इंटू क्या हो जाएगा 6 है ना। नेक्स्ट फोर्स हम लोग नीचे लेते हैं, तो अभी कौन सा बचा HC, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, ये कैसे घूम रहा है, यहाँ पे लिख देते, ये कैसे घूम रहा है, ये नीचे से आएगा, ऐसे आएगा, देखो ना नीचे से आएगा पॉइंट की तरफ, कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज मतलब क्या आ गया प्लस, HC की वैल्यू कितनी है 9.96 इंटू। अब देखो फोर्स कैसा है, फोर्स है हॉरिजॉन्टल, फोर्स हॉरिजॉन्टल मतलब डिस्टेंस क्या रहेगा वर्टिकल, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है देखो 4 है ना, ये 4 मीटर है ना, वर्टिकल डिस्टेंस कितना 4, फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस क्या आएगा वर्टिकल कितना है 4 मीटर, तो इंटू क्या हो जाएगा 4 है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहां से हम लोग को MA की वैल्यू मिल गई। MA की वैल्यू कितनी आ गई, MA की वैल्यू आ गई माइनस में है ना। अब MA की वैल्यू क्या आ गई माइनस 17.12 किलो न्यूटन है ना। अब माइनस आया आंसर, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे प्लस में वैल्यू लिखो किलो न्यूटन मीटर, आगे क्या लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज है ना, कैसा आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब मीनिंग क्या है इसका, ये क्लॉकवाइज नहीं रहते हुए कैसा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज है ना। इसका मोमेंट कितना है एंटी क्लॉकवाइज, इसका वैल्यू कितना है 17.12 है ना, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू भी है 17.12 राइट, 17.12 किलो न्यूटन मीटर। देखो MA की वैल्यू मिल गई, देखो अब सब रिएक्शन मिल गए, तो यहां तक क्या हो गया एनालाइज द बीम हो गया। और हम लोग क्या निकालने के लिए बोला उसने BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है, वो भी कैसा भी नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को एक अच्छी सी डायग्राम बनानी पड़ेगी, इसकी थोड़ी बड़ी सी है ना, सिंपल डायग्राम बना देते हैं। BMD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले एक डायग्राम बना लेंगे हम लोग, ये सेम डायग्राम मैंने निकालेंगे, यहाँ पे BMD ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब देखो अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो फिक्सेड मोमेंट है A पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारा A है ना, दिस इज पॉइंट B और ये पॉइंट है हमारा C है ना, सेम डिस्टेंस है। अब देखो पॉइंट A पे सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स एंड है ना, जो फिक्स एंड का फिक्स्ड एंड के वजह से जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, जैसे फिक्स एंड कौन से A पॉइंट का है, A पॉइंट है, B पॉइंट है और ये C पॉइंट हिंज सपोर्ट वाला एंड है ना। तो C पॉइंट तो फ्री एंड है, तो यहाँ का मोमेंट एट पॉइंट C क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा है ना। मोमेंट एट पॉइंट A कितना है, मोमेंट एट पॉइंट A हम लोग को पता है, मोमेंट एट पॉइंट A कितना है 17.12 है ना। अब 17.12 कैसा है नेगेटिव है ना। देखो जब भी बेंडिंग, जब नेट BM डायग्राम के लिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं ना, जब फिक्स एंड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू क्या आती है ऊपर आती है,
है ना, नेगेटिव वैल्यू कितनी आती है, ऊपर आती है। तो कितना है मोमेंट इसका 17.12, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका मोमेंट नेगेटिव है, तो ये लाइन जाएगी ऊपर। ये लाइन ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि नेगेटिव है। फिक्स एंड मोमेंट का जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू जाती है ऊपर। ये यहाँ पे है मोमेंट एट पॉइंट ए 17.12 किलो न्यूटन मीटर, बराबर। अब मोमेंट एट पॉइंट बी निकालना है हम लोग को, है ना। तो मोमेंट एट पॉइंट बी निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी बी के राइट के फोर्स देखेंगे। ये दो फोर्स है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, है ना। तो देखो मोमेंट एट पॉइंट बी निकाल लेंगे हम लोग। मोमेंट एट पॉइंट बी निकालने के लिए देखो बी के ये वर्टिकल फोर्स है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कैसे को ये अपवर्ड फोर्स है ना, सिंपल यहाँ पे ले लेते हैं। फिक्स एंड के लिए क्या कंसिडरेशन है हमारा, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस का मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव। ये फोर्स अपवर्ड है तो इसका मोमेंट आएगा पॉजिटिव, है ना। तो क्या हो जाएगा 17.12 इंटू, देखो इसका डिस्टेंस क्या होगा बी पॉइंट से, फोर्स वर्टिकल, डिस्टेंस क्या आएगा हॉरिजॉन्टल, कितना डिस्टेंस है 2 मीटर। देखो वर्टिकल फोर्स का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कितना 2 मीटर बी पॉइंट से, तो इंटू क्या हो जाएगा 2। देखो देन अब ये वाला फोर्स कैसा है, ये वाला फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स है ना। ये बी पॉइंट के लिए कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स है ना। तो ये डाउनवर्ड फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस 9.96 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कैसा रहेंगे, ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोर्स का डिस्टेंस क्या आएगा वर्टिकल। देखो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, है ना। फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस आएगा वर्टिकल दैट इज 4 मीटर, है ना। तो अभी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी, और माइनस में आएगी वैल्यू, फिक्स एंड की वैल्यू माइनस में आती है जनरली, है ना। तो कितना आ गया वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा -5.6 किलोमीटर, है ना। तो माइनस में आंसर आया मतलब वैल्यू ऊपर जाएगी यहाँ पे। मोमेंट एट पॉइंट बी दैट इज 5.6 किलोमीटर मीटर। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ लो, ये हो गई हमारी नेट बीएम डायग्राम फिक्स एंड के लिए, माइनस में आए। अब वैसे ही अब ये स्पैन बीसी के लिए सी पॉइंट का मोमेंट तो 0 है, लेकिन स्पैन बीसी के लिए बी पॉइंट का मोमेंट भी क्या हो जाएगा, इतना ही रहेगा, है ना। सिर्फ यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बताना है इसे 5.6, और यहाँ पे 0 है तो डायरेक्टली यहाँ पे आके ये ज्वाइंट कर देगा लाइन, सीधी लाइन आके यहाँ पे ज्वाइंट कर देगी। ये भी नेगेटिव, ये भी मोमेंट एट पॉइंट बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 5.6 किलोमीटर मीटर, है ना। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स एंड मोमेंट्स, है ना। फिक्स एंड मोमेंट के लिए हम लोगों ने निकाला, है ना। अब हम लोग को दूसरी एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। अब दूसरी वाली जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगी वो कैसी रहेगी, वो इस स्पैन को अलग अलग कंसिडर करना है। देखो मैं पहले ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोग को तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। अब एंड के मोमेंट अब कंसिडर करना है सिर्फ स्पैन ए बी को। स्पैन ए बी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, और यहाँ पे क्या है, यूडियल है ना। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, एंड मोमेंट 0 होते हैं, तो मोमेंट एट पॉइंट ए 0, मोमेंट एट पॉइंट बी 0, है ना। और ये ए बी स्पैन में यूडियल है थ्रू आउट द स्पैन, है ना। अब ए बी स्पैन में यूडियल है थ्रू आउट द स्पैन, तो मैक्सिमम मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, WL²/8 बराबर। तो यहाँ पे W मतलब यूडियल की वैल्यू कितनी है 10, इंटू L मतलब इसकी स्पैन कितना है, इसका लेंथ कितना है 4 मीटर, 4 का स्क्वायर अपॉन 8, तो कितना आ गया ये 20 किलो न्यूटन मीटर, है ना। और मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर में, यूडियल है ना। अब यूडियल रहेगा तो क्या आता है, कर्व आता है ना। तो यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे ऊपर आपको एक पॉइंट बता देना है यहाँ पे, और यहां से यहां तक क्या आएगा, A to B क्या आएगा, कर्व आएगा। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 20 किलो न्यूटन मीटर, और ये प्लस की वैल्यू है। अब मुझे बताओ स्पैन बीसी पे कोई लोड है क्या, स्पैन बीसी पे कोई लोड ही नहीं है ना। तो स्पैन बीसी पे लोड नहीं रहने के वजह से इसके ऊपर कोई, यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेट लाइन रहेगी। ये होगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू द स्पैन लोडिंग है, या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू लोडिंग बोल दो इसको, है ना। और ये होगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्यू टू फिक्स एंड मोमेंट्स, है ना। अब ये दोनों डायग्राम को एक जगह पे मिला देना है, तो वो होगी हमारी नेट बीएम डायग्राम, जो अपने को पूछा है, जो हम लोग को बनाना होता है ना।
तो क्या करना है, सिंपल यही डायग्राम को यहाँ पे लेके चले जाना है ना। तो ये डायग्राम को यहाँ पे लेके चले जाएगा तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट ले लेना है, इधर बीच में, इधर ऊपर पॉइंट बताना है 20 है ना। तो यहां से यहां तक ऐसे सेमी सर्कल बता दे रहे हैं। ये हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, दैट इज 20 किलो न्यूटन मीटर है ना। ये वैल्यू है प्लस की है ना, क्योंकि ये डायग्राम प्लस में आती है ना, और जो नेट बीएम आती है वो माइनस में आती है ना। तो ये हो गया हमारा, अभी ये मिलके हो गया, ये हो गया हमारा नेट बीएम डायग्राम है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा है ना। तो एक बार वापस से देखना, अच्छे से देखना, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी ऐसा ही लेंगे हम लोग ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।